टू कंफर्म। बेटा आवाज आ रही है? रियान शेख कहता है ये आवाज आ रही है। कोई और भी गवाही दे दे, दो हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बेहतर है जी। आतिफ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ले जी, आज हम स्टार्ट करेंगे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ सैलरी हमारा खत्म हो गया जी। आज वी हैव ए नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, डेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलिए ओपन कर दें जी, नोट्स ओपन करें जी। नोट्स आप तक पहुंच गए हैं जी? कर दिए नोट्स शेयर? अच्छा, नोट्स आपको अभी शेयर हो जाते हैं जी। वो क्यूम भाई शेयर करना भूल गए हैं। जिनके रिजल्ट जो है वो पास हो गए हैं, लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू देम। जिनका 2/3 भी है उनको भी कांग्रेचुलेशन है। You are going to be have a different take took the exam in the different scenarios। सेशन रहा है, डिस्टर्ब रहा, कभी फिजिकल कभी पेंडेमिक। तो बहरहाल यू पीपल आर रियल फाइटर। अगर किसी का 1/2 भी है, 1/3 भी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने अब, अल्लाह करे अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो हमने इसी के साथ उम्मीद है कि इस सेशन में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मेरा एक बच्चा पढ़ने आया है टेक्स। तो अल्लाह ताला जी दुआ करें कि 15 जून को भी अगर ओपन हो जाते हैं, 15 जून तक तो मुझे नहीं लगता कि ओपन होंगे। 15 जून तक अगर ओपन हो जाते हैं तो फिर भी हम काफ़ी जो है वो चीज़ें सिंक्रोनाइज कर लेंगे। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी, किसी ने कोई अपना आप में से आपने किसी को मशवरा करना हो, कोई चूज करना हो सब्जेक्ट्स के बारे में, तो वो कंसल्ट कर सकता है जी। वो व्हाट्सएप का नंबर मेरा भी आपके पास मौजूद है, तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके या कॉलेज आके जी वो कंसल्ट कर सकता है कि कौन से सब्जेक्ट आगे कोई रखने हैं या कौन से नहीं रखने हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहले समझे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अराइज कब होगी। हमारे बिजनेस में सबसे अहम बात तो यह है कि एग्जांपल सामने होती है। ये जो आपका कॉलेज है, ये आपका रेंटल पे है, ये हमारी ओन प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या बन गए? टेनेंट। इसका ओनर कौन है? ओनर इसका जो है वो, जो भी है वो हमारे हाजी साहब हैं, जो इसके ओनर हैं, वो बन गए लैंडलॉर्ड। उनको मैं फिक्स रेंट देता हूं। उनकी जो इनकम है वो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी है। उस उनकी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि वो इस बिल्डिंग के ओनर हैं। तो ओनर उसी वक्त आपका इनकम ऑफ प्रॉपर्टी राइज होगी जब आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप होगी। अगर आपकी ओनरशिप नहीं होगी तो आपकी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहां से हम स्टार्ट करते हैं जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। कौन सा रिलेशनशिप होना जरूरी है? टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का। जिस तरह इनकम सैलरी में इंप्लॉयर और इंप्लाई का रिलेशनशिप था, अब यहां पे रिलेशनशिप कौन सा होगा? लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का। सैलरी में हमने देखा कि सैलरी विल बी टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस। सैलरी विल बी टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस। लेकिन यहां पे इसने क्या कह दिया? द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो सा मर्जी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रख लो, चाहे रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स करवा लो, चाहे रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स करवा लो। हाउएवर, यानी कि एक्रूअल बेस पे।
However, any rent which is exempt from tax under the provision of ordinance, कुछ ऐसा भी रेंट होता है जो कि exempt from tax होता है। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सा रेंटल इनकम है जो exempt from tax होगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक SKMT, शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो 236 किसके पास अप्रूवल है? 236 आपको याद होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, यानी कि उसकी सारी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब शौकत खानम ने वहां पे अपनी कोई कैंटीन किराए पे दी हुई है, उसके रेंटल इनकम आ रही शौकत खानम को, तो वो रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि पूरा शौकत खानम ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो इसलिए ये कौन सी ऐसा रेंट भी होता है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है व्हाइल कंप्यूटिंग द रेंट। अब इस रेंट को क्या कहेंगे? रेंट चार्जेबल टैक्स। हम हमेशा देखेंगे कि रेंट चार्जेबल टैक्स क्या है। रेंट चार्जेबल टैक्स में एक चीज नहीं है, रेंट चार्जेबल टैक्स में बहुत सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करते आते हैं। सबसे पहले क्या है जी? ओनर होना जरूरी है। अगर आप ओनर नहीं है तो डेट विल नॉट बी इनकम प्रॉपर्टी। अगर हाजी साहब इस बिल्डिंग के ओनर नहीं है, मैं उनको किराया देता हूं, तो वो इनकम प्रॉपर्टी नहीं है। क्यूम भाई यहाँ पे मुझे कहते हैं कि सर मैं शाम को यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ानी है, ए लेवल के बच्चों की, और मुझसे पैसे ले लिया करें, तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसका मतलब ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग का जब तक ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप एक कंपल्सरी चीज है, कंपल्सरी कंडीशन है टू असेस द इनकम इनकम प्रॉपर्टी। हमने हर हेड की कंडीशन देखा करनी है, ये कौन सी इनकम कहाँ फॉल करती है। सैलरी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, आगे बिजनेस देखेंगे, फिर वो हम क्या देखेंगे, कैपिटल गेन देखेंगे, अदर सोर्सेज देखेंगे। तो अब यहाँ पे अब हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? इनकम फॉर प्रॉपर्टी कब होगी। फिर वो कहता है कि रेंट फ्यूल हाउ एवर द फेयर मार्केट रेंट इज मोर देन द एक्चुअल रेंट, देन द फेयर मार्केट रेंट शैल बी द टेकन एज ए रेंट। हाजी साहब कहें जी कि मैं अहमद जवार मेरा बड़ा पुराना वाकिफ है, और मैं अहमद जवार को वैसे ही मकान किराए पे दिया हुआ है, क्या गवर्नमेंट मान लेगी? गवर्नमेंट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट कहेगी जनाब फेयर मार्केट रेंट शैल बी टैक्स इन दी हैंड ऑफ हाजी साहब। या हाजी साहब कहें जी मेरा बड़ा पुराना वाकफ है, मैंने सिर्फ 50,000 रुपए, इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने 50,000 रुपए किराए पे दी हुई है, तो मेरी इनकम 50,000 रुपए है, तो क्या 50,000 रुपया होगी? नहीं, फेयर मार्केट रेंट। और अगर एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट ज्यादा तो वो टैक्स होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कॉलेज है इसका जो फेयर मार्केट रेंट है वो 4 लाख रुपया है। अगर मैं कहूं कि मैं 5 लाख रुपए किराया दूंगा तो टैक्स 5 लाख रुपए का होगा। अगर मैं कहूं कि किराया मैं 3 लाख रुपए दूंगा तो 3 लाख पे टैक्स नहीं होगा हाजी साहब को, हाजी साहब को 4 लाख के ऊपर टैक्स होगा। तो रेंट चार्जेबल टैक्स से पहली बात क्या हो गई? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। उसके बाद एक और अमाउंट शामिल होती है जी रेंट चार्जेबल टैक्स में, एनी फॉर फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड अंडर कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। फॉर फ्री डिपॉजिट ये कब होता है? यूं भाई प्लेन पेज पे आइएगा जरा मैं इनको बात समझाऊं। मिस्टर ए एक ओनर था बिल्डिंग का, ओनर था एक हाउस का। उसने कहा जनाब ये घर मैंने सेल करना है। नॉर्मली क्या होता है कि सेल प्राइस तय हो गई से 10 मिलियन। मिस्टर बी ने खरीदना चाहा। मिस्टर बी कहता जी मैं 2 मिलियन आपको एडवांस दूंगा, बैलेंस पेमेंट 8 मिलियन मैं 6 मंथ्स के बाद करूंगा। आफ्टर 6 मंथ्स तो देन टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये 2 मिलियन दिया जाता है तो बेटा ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल
कि उसने घर बुक करवा लिया अपना 2 मिलियन दे के, कि 6 महीने बाद वो बाकी 8 मिलियन देगा और घर अपने नाम करवा लेगा। 6 महीने के बाद मिस्टर बी 8 मिलियन नहीं दे सका, उसके बाद पैसे रेंज नहीं हुए। मिस्टर ए ने वो 2 मिलियन फोरफिट कर लिया। मिस्टर ए ने वो 2 मिलियन फोरफिट कर लिया, और फिर मिस्टर बी ने उसको रेंट, उसी घर को किराए पे दे दिया, से 1 लाख पर मंथ। तो रेंट चार्जेबल टैक्स क्या होगा? अज्यूम करने के पूरा साल है, 12 लाख आरसीटी हो गया, प्लस 2 मिलियन जो है वो फोरफिट डिपॉजिट हो गया। 3.2 मिलियन विल बी द रेंट चार्जेबल टैक्स। दिस इज अ फोरफिट डिपॉजिट। एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? सवाल बोलें जी। एनी कंफ्यूजन? घर मैंने कितने बेचने का मुआहदा किया था? 10 मिलियन का। 2 मिलियन मैंने रिसीव कर लिया मिस्टर बी से, एग्रीमेंट टू सेल बन गया। आ, उस मिस्टर बी ने कहा ये 8 मिलियन मैं आपको दूंगा 6 महीने बाद, और मुझे टाइटल ट्रांसफर कर दीजिएगा। मैं कहा ठीक है। ज़ाहिर टाइटल मैं तभी ट्रांसफर करूंगा जब मुझे पूरी पेमेंट आ जाएगी, मैं बेवकूफ नहीं होगा मैं पहले टाइटल ट्रांसफर कर दूं। 6 महीने बाद मिस्टर बी डिफॉल्ट कर गया, वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, और मिस्टर बी ने वही घर जो बेचने को लगाया था आधार वो नहीं बिका, वो किराए पे दे दिया। किराए पे पूरे साल का किराया क्या? 1.2 मिलियन, और ये 2 मिलियन से फोरफिट किया हुआ था। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे बेटा आरसीटी, रेंट चार्जेबल टैक्स। 3.2 मिलियन को टैक्स होगा। एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? जी अर्सलान सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर अगर टाइटल बी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो सर वो किराए पर दे सकते हैं आगे? क्या तो फिर क्या हुआ? ज़ाहिर है बिका ही नहीं कर, अब मेरा मैं मालक हूं, मैं जहाँ जो मर्जी करूं। सर मालक तो ये नहीं है। मालक यही है, तो मैंने बी को कब कहा? बी ने कब किराए पे दिया? मैंने ए को ही कहा है। अच्छा सर, वो मुझे बी लगा, मैंने इसलिए वो नहीं नहीं कंफ्यूजन दूर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किराए पे दिया बेटा, ये नहीं किराए पे दिया। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे यही टोकन मनी, फोरफीड या एडवांस कह लें, वो एक ही बात है। अब हम देखेंगे आरसीटी में क्या क्या शामिल होता है। समरी पे आ जाए जरा जी, इधर समरी बनी। आरसीटी में क्या क्या शामिल होगा बेटा? हायर ऑफ रेंट रिसीव्ड, रिसीवल ऑफ द फेयर मार्केट रेंट, जाहिर है फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। फोर फिट डिपॉजिट, ये भी मैंने आपको एग्जांपल करवा दी। एनी ओब्लिगेशन ऑफ द ओनर पेड बाय द टेनेंट। अज्यूम कर लें ये प्रॉपर्टी टैक्स, यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स इज अ लोकल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे यहाँ हाजी साहब को प्रॉपर्टी टैक्स भी लग के आता है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। हाजी साहब कहें हमें जबार टिप्स ने इसका प्रॉपर्टी टैक्स देना है। प्रॉपर्टी टैक्स की ओब्लिगेशन, लोकल टैक्स की कोई भी ओब्लिगेशन हमेशा मालिक की होती है, किराएदार की नहीं होती। लेकिन अगर किराएदार दे दे प्रॉपर्टी टैक्स तो मालिक की इनकम में शामिल हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैंने किया था कि वो टैक्स कोई भी लीगल ओब्लिगेशन है किसकी? मालिक की। जमा किसने करवा दी? टेनेंट ने। तो वो शामिल किस में, साल बाद किस में शामिल हो जाएगी? वो बेटा आरसीटी में शामिल हो जाएगी, रेंट चार्जेबल टैक्स में। चौथी चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो,
1/10, ये जरा बात समझिए जी, 1/10 ऑफ द एडवांस नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट। किसी को पता है कि रेंट में और क्या कंडीशन होती है जब मालक किराए पे दिया जाता है? पगड़ी का नाम सुना है? पगड़ी, पगड़ी क्या होती है पता है जी? रेज योर हैंड। पगड़ी, एक तो पगड़ी होती है ना सर में रखने वाली, या जब कोई किराए पे देते हैं तो किराए के अलावा क्या होता है? किराए के अलावा क्या होता है? एनी पर्सन। हाँ जी, अरसलान सईद। जी अरसलान। सर वो एडवांस पेमेंट पहले तय होती है कोई, के जो हम उसको स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं। ये लिख दूं? जी सर, सिक्योरिटी सिक्योर बिल्कुल। सिक्योरिटी, बिल्कुल सर। पगड़ी, अनएडजस्टेबल एडवांस। वो क्या यस होता सर। है? अनएडजस्टेबल एडवांस। कि जब जब तुम घर खाली करके जाओगे, हर हर मालक आपसे पगड़ी लेता है, एडवांस लेता है। इसको सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, इसको अनएडजस्टेड एडवांस भी कहेंगे, इसको पगड़ी भी कहेंगे। म्यूट कर दो। लो जी, अब इसकी कहानी मैं शुरू करने लगा हूं बेटा, आपने इसकी कहानी आपने गौर से सुननी है। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बड़े गौर से कहानी सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, प्लेन पेज पे आ जाएगी। नहीं जी, कॉपी पेंसिल साथ रख लें अपने, और मेरे साथ जरा लिखना शुरू कर दें। ये लो। बड़े गौर से बेटा समझिएगा जरा। मिस्टर ए लैंडलॉर्ड, मिस्टर बी टेनेंट। अब यहां पे हम रेंट और फेयर मार्केट एक ही लिख लेते हैं, एक ही है जी। 3 लाख पर मंथ, अनएडजस्टेड एडवांस 6 लाख, ₹6 लाख। July 1, 20X1, पहला साल है जी, पहला टैक्स। पहला साल है। टैक्सेबल इनकम कितनी होगी जी? टैक्सेबल इनकम, या मैं इसको कहूं RCT, किसकी? बेटा मिस्टर ए की। मिस्टर ए कौन है? इनकम जाहिर है वो लैंडलॉर्ड है। मिस्टर ए की इनकम पहले साल में क्या होगी? लॉ कहता है जनाब 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 36 लाख, और 1/10। अच्छा मुझे पहले आप ये बताएं, क्या ये मेरी इनकम है? ये जो मैंने एडवांस लिया है, मैं समझे मिस्टर ए मैं हूं, क्या ये मेरी इनकम है? एनीबॉडी? ये मेरा क्या है? शामी? अरे इनकम ये नहीं है, हमने उसे वापस करने हैं तो सिक्योरिटी पुत्र के लिए। क्या है? अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग में क्या क्या कहेंगे इसको? सर लाइबिलिटी है। ये मेरी लायबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, इनकम टैक्स इसको क्या कहता है? ठीक है, कहता है लायबिलिटी है, लेकिन हम आपकी इसकी इनकम बना देंगे। आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको याद होगा, डीम टू बी इनकम। ये एग्जांपल है बेटा डीम टू बी इनकम की। अगर आप स्कोप और टोटल इनकम पढ़ेंगे तो वहां पे हमने पढ़ के आया था कि कुछ इनकम ऐसी भी हैं जो कि तसव्वर कर ली जाती हैं, एक्चुअल इनकम नहीं होती, जो कि तसव्वर कर ली जाती हैं कि इनकम। लॉ कहता है कि जनाब 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस,
कहता 1/10 अनरजिस्टर्ड एडवांस कितना है जी? 60,000 रुपया। 6 लाख का 1/10। कहता जी आपको टैक्स लगेगा 36,60,000 के ऊपर, और इस 60,000 को आप अगले 9 सालों में इसकी इनकम में शामिल करते रहेंगे। एक उस साल में जिस साल में आपको अनएडजस्टेड एडवांस मिला, और अगले 9 सालों में आप इसको लैंडलॉर्ड की इनकम में शामिल करते रहेंगे, यानी कि उसके बना लेंगे 10 हिस्से, हर साल एक जैसा हिस्सा उसकी इनकम में शामिल करते रहेंगे। ये क्या है? डीम टू बी इनकम, डीम्ड इनकम है, एक्चुअल इनकम नहीं है। वो इनकम टैक्स के अपने असूल है। वो कहता है जी इस 6 लाख से लैंडलॉर्ड ने को काम किया होगा, और इस 6 लाख से उसने 60,000 रुपया कमा लिया होगा, जो उसने नहीं दिखाया हम इसकी इनकम में शामिल कर देते हैं। इसको कहते हैं तकेशाई इनकम। अच्छा जी, अभी आपने सवाल ही पूछना, अभी मैं कहानी मुकम्मल कर लूं अपनी, ये स्टोरी चल रही है, आगे चलेंगे। ये तो 10 साल की बात करें, 10 साल तो बहुत लंबे होते हैं। सपोज आफ्टर 3 years मिस्टर बी वेकेटेड द हाउस। मिस्टर बी घर छोड़ के चला गया। एंड मिस्टर ए हैव एन अदर रेंटल एग्रीमेंट with Mr. C in tax year 20x4। 3 साल गुजर गए ना, तो मैं 20x4 कर दिया। उसमें उसका रेंटल तय पाया, रेंटल या फेयर मार्केट रेंट एक ही रखेंगे हम, 4 लाख पर मंथ। और नए बंदे के साथ सिक्योरिटी तय पाई 8 लाख रुपया। अब रेंटल इनकम, रेंटल का मैं ना कहूं, मैं उसको क्या कह दूं, आरसीटी। आरसीटी ऑफ मिस्टर ए क्या होगी किस साल में बेटा? टैक्स ईयर 20x4 में। रेंट रिसीव्ड क्या है? 48 लाख। अब चूंकि 10 साल से पहले वाक्य अपन हो गया है, अब 1/10 पता किस चीज का करेंगे? 8 लाख नई सिक्योरिटी माइनस वो सिक्योरिटी जो पहले 3 साल में टैक्स हो गई है। वो सिक्योरिटी जो पहले 3 साल में टैक्स हो गई है, वो कितनी होगी बेटा? 60,000। एक 60,000, दो 60,000, तीन, वो बन गई 1,80,000। अब कानून कहता है मुड़ शुर से दोबारा तकसीम 10 कर दें, और दोबारा एक उस साल में और अगले 9 सालों में उसकी इनकम में शामिल करते रहे। कितनी आ गई जी? ये आ गई 6,20,000 डिवाइड बाय 10, तो 62,000 ऐड होगा। जो स्कोर आ रही टैक्स हो गया वो लेस कर दो, और इसकी रेंटल इनकम आ गई 48,62,000। लो जी, यहां तक कोई सवाल तो बोलना चाहिए। Any question up to here? सवाल बोलो यार, ये कैसे सारी समझ आ गई आपको? रियान, अस्सलाम जी वालेकुम रियान, सर। अस्सलाम।
सर ये जो 1/10 हमने फ्रैक्शन यूज की है सर, नंबर ऑफ हाँ। मंथ्स तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं आएगा फिर? नहीं नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स का कंसेप्ट नहीं आना इसमें। ठीक है इसमें सर, यानी इसमें जिस साल साल, में उसने ज्वाइन किया, जिस ये मर्जी हाँ डेट जी को। जी हाँ, इसमें साल के कंसेप्ट है ना, नंबर ऑफ मंथ्स फर्दर नहीं कुछ भी करना इसका। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्लोजिंग सिक्योरिटी याद रखो, वो डिवाइड करें जो जून 30 में स्टैंड कर रही है। 1/10 ठीक है सर। किसका करना है, 1/10 किसका करना है, लिख ले यहाँ पे साइड पे, जो जून 30 को स्टैंड कर यस रही सर। है, क्लोजिंग ऑफ द टैक्स ईयर पे स्टैंड कर रही है। ठीक है। यस सर। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन जी? अब इसी को लेके मजीद आगे चलते हैं, अभी स्टोरी मेरी चल रही है जी। अच्छा, दोबारा पहले पे आ जाए। सपोज मिस्टर बी वकेटेड द हाउस, यानी कि अब दोबारा पहले एग्जांपल पे आ गया हूं, आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद वो घर छोड़ के गया, एंड मिस्टर ए हैज another rental agreement with Mr. D. FMR या रेंट रिसीव्ड एक ही हमने रखा हुआ है, सपोज 6 लाख, और सिक्योरिटी किससे ली, मिस्टर डी से, वो ली उसने 1 मिलियन। अब चूंकि 10 साल बाद वो खत्म हो गई बात बेटा, आपको अब ये RCT क्या बनेगा, किसका, मिस्टर ए का। कौन से टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर 20X11 में। रेंट 72 लाख और 1/10 1 लाख। वो लेस कब करना था, अगर उसने 10 साल के अंदर अंदर छोड़ के जाएगा तो, 10 साल के अंदर छोड़ के जाएगा तो। एनी क्वेश्चन जी? एक स्टोरी इसमें और रह गई, अब तो बल्कि 2 स्टोरीज और रह गई हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? यार इतने लायक कैसे हो गए हैं? एनी क्वेश्चन? अब इस वक्त पता क्या सारे सो रहे हैं, क्लास खत्म होगी, सर लेक्चर अपलोड कर दें, सर हमारी आंख खुल गई है, सर हम जाग गए हैं, अब हम सुनेंगे, तो फिर हम आपसे कल सवाल करेंगे। पहले एक शुरू होता है, अपलोड कर दें, फिर विद द लॉन्ग फेसिस बाकी भी शुरू हो जाते हैं, ढीला समूह बना के, सर अपलोड कर दें, सर अपलोड कर दें, फिर गेड़े कराने के, सर नेट का इशू था। अच्छा जी, अभी जो रेहान शेख ने सवाल किया था, उसको मैं लेके एक और एग्जांपल करवाता हूँ। मिस्टर ए हैव अ रेंटल एग्रीमेंट with Mr. B at rupees 40,000 per month and received security rupees 1 lakh on July 1st, 2020.
on December 31st, 2020, Mr. B vacated the house. And Mr. A has another rental agreement with Mr. C on Jan 1st, 2021. Rent 60,000 per month. और पुरानी सिक्योरिटी ज़ाहिर है वापस कर दी और नई सिक्योरिटी आ गई जी 2 लाख रुपीस। अब आरसीटी निकालेंगे मिस्टर ए की, ये लिख लें पहले इसको। इसको लिख लें पहले। पन कर दो। थोड़ा सा इधर ही कर दो, इधर ही कर देता हूँ। पहले 6 माह किराया कितना था जी? 40,000। 40,000 ज़रब 6 बेटा 2,40,000। अगले 6 माह किराया कितना था? 60,000 ज़रब 6 3,60,000। अब बात है कि 1/10 कौन सा करेंगे बेटा? ये मैंने कौन सा कहा हुआ है? क्लोजिंग सिक्योरिटी। जो 30 जून को स्टैंड करेगी। तो क्लोजिंग सिक्योरिटी कौन कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000। इसको इस पे टैक्स लगेगा जी। कितना है जी? 6,20,000। 6,20,000 के ऊपर टैक्स लगेगा जिसको। अभी मैं टैक्स कितना लगेगा ये नहीं मैं बात कर रहा। अभी सिर्फ हम आरसीटी निकाल रहे हैं। कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? जी अरसाल सही। सर सर इसमें से अब वो मंथ का जब हम इसमें से भी तो माइनस नहीं कुछ भी करेंगे, वो जो नहीं, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, वो सिक्योरिटी पिछली वापस होगी ना बेटा। एज ठीक है सर, पर मंथ के हिसाब से नहीं डील नहीं करेंगे नहीं, हम। पर मंथ को कभी सिक्योरिटी पर मंथ कभी डील नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी शमसुल जमा। जी शमसुल जमा। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि वो सिक्योरिटी माइनस कब करनी है? जब 10 साल से कम का स्टे होगा हाँ जी, जब 10 साल से कम का स्टे होगा तो और होगा सालों में ही, 7 साल होगा 6। सालों में, रहना सालों में ही। ओके सर। 5.5 साल, 5.25 साल, 6.25 साल नहीं करने। यस सर। ठीक है, राउंड फिगर में रहना है। जी। ठीक है चलें जी। लो जी अब एक कहानी और रह गई जी। अब हम कहानी लगाते हैं टिप्स की। द टिप्स और हाजी साहब लैंडलॉर्ड। टिप्स क्या है? टेनेंट है। तो जब इस तरह का एग्रीमेंट होता है ना, जैसे कॉलेज आ गया तो ये आ गया, वो कुछ साल का एग्रीमेंट नहीं होता, वो लंबा एग्रीमेंट होता है। इसलिए कि मैंने कॉलेज पे अप्रूवल देनी है। मेरी आई कैप की अप्रूवल है, मेरी पिफा की अप्रूवल है, मेरी जिस यूनिवर्सिटी की अप्रूवल है।
तो अप्रूवल हमेशा एड्रेस पे मिलती है। अगर मैं यहां से उठा के भैया साथ वाले घर में ले जाऊं तो सारी अप्रूवल कैंसिल हो जाती है। तो हमेशा जब भी इस तरह की रेंटल एग्रीमेंट होते हैं वो लंबे रेंटल एग्रीमेंट होते हैं। मतलब हमने अब इस वक्त हमारे पास 10 साल का रेंटल एग्रीमेंट है। पहला हमने किया था 5 साल का, फिर 7 साल का, अब भाई साहब ने 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया। अज्यूम कर लें कि मेरा रेंटल तय पाया से 6 लाख पर मंथ और सिक्योरिटी तय पाई से 5 लाख रुपीस, और एग्रीमेंट की जो पीरियड था कि हाजी साहब हाँ मुझे नहीं निकाल लेंगे, वो था से 7 ईयर्स। 7 साल तक ऐसा मुझे नहीं निकाल लेंगे यहां से, 7 साल के बाद दोबारा देख लेंगे। हाजी साहब ने दूसरे साल ही कहा कि अहमद जबार मैंने जब प्रॉपर्टी बेच दी है, नए माल ने खुद यहाँ रहना, तुम चले जाओ। मैं कहा जी साहब 7 साल का एग्रीमेंट है, मैंने अप्रूवल ली हुई है, आई कैप की अप्रूवल, मैंने बिल्डिंग को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू कॉलेज, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, हॉल है, मल्टीमीडिया, आपका साइंस लैब, आपका कंप्यूटर लैब, आपकी लाइब्रेरी, मैं कहाँ उखाड़ के ले जाऊँ यहाँ पे। भाई साहब कहते हैं ना जी, तुम किसी और जगह पे चले जाओ, मैं ये एग्रीमेंट खत्म करता हूँ। मैं कहा ऐसा, अच्छा एग्रीमेंट तो मेरा आपका 7 साल का था। मैं चले जाता हूँ अदालत में, अदालत मुझे स्टे दे देगी और मैं यहाँ बैठा रहूंगा। हाजी साहब कहते हैं कि यार तुम अदालत में ना जाओ, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी मैंने वापस लेनी है, मेरे साथ तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। अच्छा जी। भाई साहब, वो मैं को भाई साहब मैंने इतना पैसा लगाया यहाँ पे, अब देखें ना, अपने कॉलेज देख लें आप, लाइब्रेरी देखें, मैं तोड़ूंगा कहाँ, ले जाऊंगा, जाया गया सारा कुछ। ये बार सीढ़ियां मैंने बनवाई, ठीक है, ये बार पक्का फर्श मैंने करवाया खुद अपने पल्ले से, लैब, साइंस लैब, वो मैं कहाँ ले जाऊं। भाई साहब कहते हैं नहीं यार मुझे बड़ी जरूरत है। मैं कहा अच्छा जी साहब मैं छोड़ देता हूँ। कौन कह रहा है? किराएदार। मैं कौन हूँ? टिप्स, किराएदार। हाँ जी साहब। अच्छा ये क्या हुआ है? एग्रीमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कर रहा है? हाँ जी साहब। अफेक्ट कौन हो रहा है? अफेक्टी कौन है? डिटेल्स, मुतासर, मुतासर कनिंदा। मैं कहा जी साहब मैं चले जाता हूं, मुझे पैसे कितने देंगे? एक तो आपने मुझे ये 5 लाख देने देना, ये तो मेरी सिक्योरिटी है जो तो आपने मुझे वापस करनी ही करनी, ये तो वैसे भी मेरी रिटर्नेबल थी ना। ये 2 साल बाद का वाकया है। भाई साहब कहते हैं, मैं भाई साहब मैं तो अदालत में चला जाऊंगा। भाई साहब कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा 2 मिलियन, तुम चले जाओ, और ये 5 लाख ये भी दूंगा, 20 लाख और भी दूंगा, क्योंकि हाजी साहब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं कहा हाजी साहब कटो 20 लाख, मैं कहीं और चला जाता हूँ। अब भाईजान इनकम किसकी बनेगी? टेनेंट की। कैसे बनेगी? लॉ कहता है 2 मिलियन माइनस जो उसने घर एक्वायर करते वक्त सिक्योरिटी दी थी वो माइनस कर दें, और डिवाइड कर दें 10 से। एक उस साल में जिस साल में मिली, और अगले 9 सालों में ये इनकम बनती रहेगी किसकी? टेनेंट की। हेड कौन सा होगा? अदर सोर्सेस। लो जी, ये आज की हमारी फिल्म की आखिरी स्टोरी थी। सवाल बोलो जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बेटा। हाँ जी मोमना। सर ये 5 लाख भी तो वापस ही आ रहे थे।
हाँ जी, लेकिन बेटा ये देखो ना आप कि 5 लाख रुपया मैंने, मेरा स्टॉक भी तो हुआ है ना 5 लाख रुपया। जी जी सर। देखो मैंने आज से, जब 2006 में मैंने ये प्रॉपर्टी किराए पे ली ना, तो हाजी साहब ने मेरे से पास उस वक्त सिक्योरिटी ली थी 5 लाख रुपया। मेरी बात समझो जरा, ठीक है। अगर आज मैं घर छोड़ के जाता हूँ तो हाजी साहब मुझे 5 लाख रुपया वापस करेंगे? करेंगे। अब मुझे बताओ 2006 का 5 लाख और आज का 5 लाख कितना फर्क पड़ता है? अब वो 5 लाख का क्या 5 लाख रह गया महंगाई के हिसाब से? बात समझियो। जी जी सर। तो बेटा वो बेनिफिट दिया कि आपका जो 5 लाख स्टॉक अप हुआ है लैंडलॉर्ड के पास, वो माइनस कर लें, बैलेंस जो अमाउंट आती है उसको डिवाइड बाय 10 कर लें। जी सर समझ आ गया। क्लियर बेटा? जी जी सर। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक, कौन है जी? अरसलान जी बेटा। सर ये जो हमने अब 150,000 निकाला है सर, अब जिस तरह हमारी ईयर आगे 10 साल तक जाते रहेंगे, वो सारी हाँ इनकम एक अलग तरफ और इसको हम उसमें हाँ ऐड जी, करके हाँ फिर जी, टैक्स ऐड निकाला करते करेंगे। हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी कोई ठीक और है। मेरी मतलब ट्यूशन इनकम भी होगी जाहिर है, जो आप लोगों से यस आती सर। है, प्लस 1,50,000 भी ऐड होता रहेगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you। और बेटा कोई सवाल जी? लो जी, आज के लिए इतना ही जी। रेहान शेख जी, रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये जो हमने सर जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो फर्दर हाँ, अमाउंट पे करनी पड़ती है सिक्योरिटी, या वही वो रहती है वो जितनी हमने वो पहले की हुई? डिपेंड डिपेंड वो नॉर्मली वही रहती है। नॉर्मली वही रहती है। नॉर्मली वही रहती है। ठीक है सर, जब हमने हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमने रिसीट बेसिस पे करना है या फिर एक्रूअल बेसिस पे करना है? नॉर्मली सीट बेसिस 12 माह के हिसाब से हमने चलना है यानी कि कि 12 जितने का। अमाउंट रिसीव नॉर्मली क्या होता है, वो? किराया एडवांस ही मिलता है ना बेटा। यस सर। हम 2 जुलाई को जाके किराया ले लेते हैं, 3 जुलाई को किराया लेते हैं, तो वो 12 किराए के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है सर। सर जो ठीक है। एडजस्टेबल सिक्योरिटी वो हमने कल करना है या वो भी आज के साथ? एडजस्टेबल सिक्योरिटी तो रेंट के साथ है ना, वो अभी अभी आएगी। ये ठीक है सर। एडजस्टेबल आई है अभी मैंने। एडजस्टेबल ठीक है बेटा सर। रेंट में चली जाएगी, जेवी डल जाएगी ना। जेवी नहीं समझते? नो सर। जनरल वोचर। यार मैं सुने पहली बार है ये। तो थोड़े पहली बार, पता नहीं तो अकाउंटिंग कितने पढ़ते रहे ये ये जेवी पढ़ते रहे ना। मैं कल बहरहाल आपको करवाऊंगा अभी। ठीक है ठीक है, सर। कल समझा दूंगा मैं आपको। थैंक यू सर। अभी चीजें हैं, अभी इसमें इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरी कोशिश है। आज वेडनेसडे है, हम सैटरडे तक इनको हम प्रॉपर्टी खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। आज बहुत पढ़ा